गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है बहू की विधा। ये एक एकांकी है। तो पिछले क्लास में यानी 3 क्लासों से हम लोग यही पाठ का जो अध्ययन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ सभी को जो है। हैप्पी दिवाली। और ये जो दिवाली है आप बहुत अच्छी तरह से मनाइए। और जैसे हम लोग कहते हैं कि ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए। ठीक है। जो सेफ दिवाली हो आपको सभी के लिए। इसलिए मैं और एक बार आपको जो है दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ये आज का क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो बहू की विधा ये पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें जो है एक हमने सिर्फ अभी एक ही इस क्लास में हम लोग ये जो बहू की विधा है ये पाठ जो है अथवा ये जो एकांकी है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने उसका अध्ययन किया कि जहाँ पे प्रमोद जो है वो अपनी बहन कमला को उसके ससुराल से लेने के लिए आता है ताकि वो सावन महीने के जितने भी पर्व होता है वो अपने मायके में मनाए, क्योंकि ये पहला उसका सावन होता है अथवा शादी के बाद ये पहला उसका पर्व होता है कमला का। तो हर एक नववधु जो होती है वो अपना पहला पर्व जो है वो अपने मायके में मनाती है। तो इसके लिए जो है प्रमोद कमला को उसके ससुराल से लेने के लिए आता है। लेकिन दहेज के पैसे पूरे नहीं देने की वजह से प्रमोद को जीवनलाल से बहुत कटु वचन सुनने पड़ते हैं। ठीक है। तो जीवनलाल एक शर्त रखता है कि जब तक तुम 5,000 रुपए नकद जो शेष दहेज के पैसे बच गए हैं जब तक तुम नहीं देते हो तब तक कमला की विदाई नहीं होगी। ऐसे वो शर्त रखता है जिसकी वजह से क्या है, कमला, प्रमोद और जीवनलाल की जो बीवी है राजेश्वरी वो भी बहुत ही दुखी है, क्योंकि राजेश्वरी को उसका दर्द समझ में आता है, क्योंकि उसको भी एक बेटी है गौरी। उसकी भी शादी हो गई है और वो भी अपने बेटी की राह देख रही है। उसका उसको जो है एक अनुमान है एक माँ का कि वो किस तरह से अपनी बेटी की राह देखती है, उसी तरह कमला की माँ जो है वो भी उसकी राह देख रही है। इसका अनुमान जो है वो राजेश्वरी को है। तो इसकी वजह से उनका जो दुख है प्रमोद और कमला का और उसके परिवार का राजेश्वरी जानती है। इसलिए वो प्रमोद से कहती है कि मुझे बताओ कि कितने पैसे जीवनलाल ने अथवा इन्होंने मंगवाए हैं अथवा मांगे हैं, मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी बेटी की तरह ही है। लेकिन प्रमोद जो है उसको राजेश्वरी को साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता है ये जो पैसे हैं 5,000 रुपए नगद। वो वैसे ही बिना विदाई बिना कमला के अथवा बिना विदाई हुए कमला जो है वो वहां पे ही रह जाती है अपने ससुराल में, और प्रमोद जो है वो बिना दहेज के पैसे दिए ही वहां से चला जाता है और कमला की विदाई भी नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल के क्लास में अथवा पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया है। ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ। आपको पता है कि अगर आपके पास किताब है तो 44 पेज नंबर तक हमने अध्ययन किया था। अभी 45 पेज नंबर से हम लोग अध्ययन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राजेश्वरी के जो उद्गार है वो और एक बार दोहराती हूँ ताकि आपको जो है वो याद हो सके कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है। तो राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा न हो यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। देखिए, तो राजेश्वरी जो है वो अंदर से पैसे लेने के लिए जाती है, तभी प्रमोद जो है राजेश्वरी को टोकता है कि नहीं माँ जी आप पैसे मत लाइए। तब राजेश्वरी ये उद्गार निकालती है कि ये भी जो है मेरी बेटी की तरह है और उसकी माँ का जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ। और मुझे कमला को विदा करना है, तो इसकी वजह से वो अंदर से पैसे लाने के लिए प्रयत्न करती है अथवा प्रयास करती है। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी, नहीं विदा जरूर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राजेश्वरी है वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ ही हूँ।
तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका दुःख समझ नहीं सकती। तो यहाँ पे वो कहना ये चाहती हैं कि वो पैसे किसी भी हालत में देना चाहती हैं और कमला को जो है विदा करना चाहती हैं। तुम अकेले नहीं जाओगे, कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई। देखिए, तो ये जो राजेश्वरी है, वो क्या करती हैं, अपनी बहू जो कमला है उसके हाथ में चाबियों का जो गुच्छा रहता है वो देती है और अंदर से अलमारी से पैसे लाने के लिए बोलती हैं। तो यहाँ पे कुंजियों का गुच्छा यानी चाबियों का गुच्छा, ठीक है। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। देखिए, तो जब ये जो राजेश्वरी है वो अपनी बहू कमला को पैसे निकालने के लिए जब कहती है और चाबियों का गुच्छा देती है, तब कमला जो है उसको स्वीकार नहीं करती, वो उनके हाथ से नहीं लेती और प्रमोद जो है वो जाने के लिए खिड़की की तरह देख रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। यानी वो जाने के लिए जो मेन डोर है वहां से, दरवाजे से जाने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। ठीक है, तो राजेश्वरी जो है वो जबरदस्ती करती है अपनी बहू कमला से कि ये लो, चाबियों का गुच्छा ले लो और जाओ, जल्दी जाओ और पैसे निकाल के लाओ करके वो कहती हैं। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती हैं। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती हैं। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे एक ऐसा दृश्य बताया है जहाँ पे ये जो कमला है वो चाबियों का गुच्छा नहीं लेती और सिर्फ माँ जी कहती है और रोने के लिए शुरू कर देती है। उसका रोना देखकर राजेश्वरी का मन भी पिघल जाता है और उसको वो हृदय से लगा लेती है, यानी उसके गले मिलाकर उसको जो है सांत्वना देती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है मेरी बेटी कहकर। और ये सब देखने के बाद प्रमोद जो है वो धीरे धीरे यानी अपने वो दुखी मन से जो है उसकी आंखें जो है वो खिड़की के ओर देखी जा रहे हैं अथवा वो देख रहे हैं। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? तो देखिए, यहाँ पे जीवनलाल जो है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो, अभी जो है गौरी आने का समय हो गया है, गौरी के आने का समय हो गया है, इसलिए तुमने कुछ स्वागत के लिए कुछ तैयारी की है कि नहीं? यानी स्वागत की तैयारी का अर्थ होता है कि जब भी पहली बार ससुराल के बाद पहली बार जब कोई लड़की मायके में आती है तो उसको जो है आरती आरती किया जाता है उसका। ठीक है, तो आपको पता है कि कैसे होता है। और आरती करने के बाद उसको टीका लगाया जाता है, फिर थोड़े बहुत अक्षता जो रहते हैं, तो फूल जो रहते हैं वो फेंके जाते हैं, फिर उसका स्वागत किया जाता है। तो ऐसे तैयारी की कि नहीं, ऐसे वो जीवनलाल राजेश्वरी से पूछता है। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा करके वो कहती है। राजेश्वरी को जो है राजेश्वरी जो है वो अपनी बहू जो है कमला, उसको अंदर जाने के लिए कहती है। कमला अंदर जाती है, प्रमोद बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बताया गया है कि अभी जो है कमला अंदर जाती है और ये जो प्रमोद है वो दरवाजे की ओर देख रहा है जहाँ से जीवनलाल अंदर आ रहा है। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। देखिए, तो वहां पे जो है वो प्रमोद को नीचा दिखाने के लिए जीवनलाल कहता है कि तुमने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की, जा जल्दी जा, हम लोग जो है किस तरह से अपनी बेटी का स्वागत करते हैं इन लोगों को दिखाए थोड़ा सा करके, वो उसको नीचा दिखाने के लिए अथवा ताना मारने के लिए इस तरह से जीवनलाल अपने उद्गार निकालता है। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। तो यहाँ पे जो है राजेश्वरी अपने पति को वो डांट रही है कि कभी भी आप कुछ भी बोलोगे तो गालियां ही आपके मुंह से निकलती हैं, अथवा गालियां नहीं तो बेढंग की बातें यानी फिजूल की बातें जिसका कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ दुख, दो लोगों को ताना देने के लिए, दुख देने के लिए जो बातें की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बेढंगी सी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे राजेश्वरी जो है वो अपने पति को डांटती हैं। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तो यहाँ पे जो है
जीवनलाल कहता है अपनी बीवी से कि यहाँ पे मैंने कहाँ पे गाली दी है। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो है राजेश्वरी कह रही है कि तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही नाक वाले हो, यानी तुम्हारी सीधी नाकें, सभी जो है नकटे हैं। यानी इसका अर्थ तो आपको पता है, जिनका नाक अच्छी तरह से सीधा नहीं रहता उनको हम लोग नकटे नाक के बोलते हैं। ठीक है, आगे। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? तो देखिए, राजेश्वरी के ये इस उद्गार के बाद ये जो जीवनलाल है वो खुद ही बोलता है कि अभी इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है। तो वो प्रमोद से ही पूछ रहा है कि इसमें क्या मैंने गलत बात की है, तुम ही बताओ प्रमोद करके। वो कहता है क्या मैंने गालियां दी हैं, क्या मैंने किसी को बुरा भला कहा है? तो ऐसा वो प्रमोद से ही प्रश्न पूछता है जीवनलाल। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिनके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रमोद है वो भी बहुत होशियार है। वो भी ताना देने में भी बहुत होशियार है। तो वो भी ताना देता है जीवनलाल को कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में सिर्फ जिनके पास पैसा है उन्हीं की नाक होती है, उन्हीं की शान शौकत होती है, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके नाक और मूछें होते हुए भी वो नकटे हैं तथा मूछ कटा, यानी उनके मूछ कटे हुए हैं, ऐसा वो कह रहा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, देखिए तो नेपथ्य से यानी वहां से जब रास्ते से कोई आता है तब हॉर्न की, गाड़ी की हॉर्न की आवाज जैसे सुनाई देती है, तो वैसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। देखिए, तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी अभी बेटी आने वाली है। और वो राजेश्वरी से कहता है कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जा अंदर से थाल ला, आटी की थाल ला, मिठाई की थाल ला, ऐसे वो कहता है। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। देखिए, तो अभी जब जीवनलाल कहता है कि अंदर से तू आरती का अथवा स्वागत का स्वागत की सामग्री ला, तब राजेश्वरी जाती नहीं है। वो उसका ध्यान जो है वो पूरी तरह से बाहर है, और प्रमोद का ध्यान भी जो है वो बाहर की ओर ही, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई आया है कि नहीं, अथवा गौरी आई कि नहीं। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं, तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक है। वह पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है। तो यहाँ पे जो है अभी रमेश का चरित्र चित्रण किया है कि वो दिखने में कैसा है। तो सबसे पहले जब जीवनलाल बाहर देखता है तो सबसे पहले रमेश आता है, और रमेश का विवरण कुछ इस तरह से किया है कि वो बहुत जवान है, अथवा उसके चेहरे पर बहुत तेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यंग लोगों के चेहरे पर बहुत तेज जैसे रहता है, बहुत ग्लो करती है उनकी स्किन, तो वैसे ही उसके चेहरे पे भी एक तेज है और सुंदर एक नवयुवक है, यानी वो दिखने के लिए बहुत अच्छा है। उसने पैंट और कमीज पहनी है, और ऊपर से बरसाती कोट, यानी बारिश में पहनने वाला जो कोट रहता है, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है, तो बरसाती कोट उसने पहना है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रख कर चुपचाप खड़ा हो जाता है। देखिए, अभी ये जो रमेश है वो बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों दुखी है। वो देखता है कि वहां पे जो है वो सबसे पहले दरवाजे के अंदर आता है, यानी घर में प्रवेश करता है। वो अपना कोट जो है, बरसाती कोट, वो नीचे रख देता है अथवा साइड पे रख देता है, और चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? ऐसे वो पूछता है कि गौरी कहाँ है, क्योंकि रमेश जो है वो गौरी के ससुराल में गौरी को लेने के लिए ही गया था। तब रमेश धीरे स्वर में कहता है, वह नहीं आई। जीवनलाल कहता है, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? देखिए, तो रमेश कहता है कि वो नहीं आई।
तो जीवनलाल को प्रश्न पड़ता है कि क्यों नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। देखिए, अभी रमेश कह रहा है कि गौरी के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने उसकी विदाई नहीं की है। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती हैं। कमला के हाथ में कंपन होती है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। देखिए, अभी ये सिचुएशन कैसा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब जीवनलाल सुनता है अथवा रमेश बताता है कि उन्होंने उसकी विदाई नहीं की है गौरी की, तो राजेश्वरी जो है वो शौक की वजह से जो है वो वहां पे ही सोफे पे बैठ जाती है। कमला को भी बहुत डर लगता है और डर की वजह से, दुख की वजह से उसके हाथ जो है वो कांपते हैं। उसकी कंपन की वजह से पर्दा भी हिल जाता है और ये जो प्रमोद है वो जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? तो यहाँ पे वो प्रश्न कर रहे हैं रमेश से कि गौरी को उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा था, उसकी विदाई क्यों नहीं हुई। रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। देखिए, अभी रमेश जो है वो कहता है कि वो उनके जो ससुराल है वाले हैं गौरी के, वो कह रहे हैं कि हमने जो है पूरी तरह से दहेज नहीं दिया है। जीवनलाल, बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। देखिए, अभी जीवनलाल को जब अपने ऊपर बात आती है तो वो किस तरह से उत्तेजित हो रहा है अथवा किस तरह से वो क्रोधित हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने तो पूरी तरह से अपने जितना भी हमने कमाया था, हमारी जो जमा पूंजी थी, हमने पूरी तरह से उनको दे दिया है। अब उनको क्या चाहिए, लोभी कहीं के, करके वो उनको ही कोसता है। राजेश्वरी, उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटी वालों की नाक बोह सिकुड़ी हुई ही रहती है। तो यहाँ पे राजेश्वरी उसको जो है जीवनलाल को ताना दे रही है कि आप कितना भी पैसा दे दो, कितना भी दहेज दे दो, ससुराल वालों को वो कम ही है। चाहे आप अपना सब कुछ बेच डालो, फिर भी उनको जो है वो कम ही लगता है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, तो देखिए यहाँ पे जीवनलाल को अभी शराफत नजर आ रही है जब वो प्रमोद से उस तरह से बात करता है। कुछ भी, यानी उसको एक मानवता की चीज वही वो उसमें नहीं दिखाई दे रही है जब वो प्रमोद के साथ बात करता है। लेकिन अब जब उसके ऊपर ये ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये सिचुएशन जब उसके ऊपर आई है, जब उसके ऊपर बीती है, तब उसको समझ में आ रहा है कि इंसानियत और ये जो शराफत की हम लोग बातें करते हैं वो असल में है क्या। राजेश्वरी, बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो, देखिए राजेश्वरी अभी उसको ताना दे रही है, अभी तुम इंसानियत और शराफत की बातें कर रहे हो, लेकिन हमने तो कुछ देर पहले तुम्हारा अलग ही चेहरा देखा है। तुम पहले तो शराफत और इंसानियत की बातें नहीं कर रहे थे। ऐसे करके वो प्रश्न करती है। जीवनलाल, चुप रहो तुम। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को सही राह दिखाता है अथवा उसकी गलती बताता है, तो सामने वाला आदमी हमेशा उसको चुप करा देता है। तो यहाँ पे यही दोहराया है अथवा यही यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जब राजेश्वरी जीवनलाल की गलतियां दिखा रही है, तब उसको स्वीकार करने के बावजूद ये जो जीवनलाल है उसको ही चुप करा रहा है। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि, देखिए, तो यहाँ पे राजेश्वरी जो है वो अपने पति को कोस रही है, बुरा भला कह रही है, उसको दोषित ठहरा रही है, उसको दोष दे रही है कि बहू के यहाँ पे हमारे पास क्या कमी है और बहू के घर में भी क्या कमी है। उन्होंने तो पूरी तरह से दहेज अपनी ओर से पूरी तरीके से देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुम मानते नहीं हो, ऐसा वो कह रही है। जीवनलाल, अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं देखिए, तो इतना वो गुस्से में आया है कि उसका गुस्से की वजह से उसके मुंह से उद्गार नहीं छूट रहे हैं, तो उसकी वजह से वो वाक्य भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, उसको इतना अपमानित वो
खुद को महसूस करता है कि वो उस अपमान का बदला लेना चाहता है और वो ऐसे कह रहा है कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है, मैं कैसे इस अपमान का बदला लूं, ऐसे वो कह रहा है। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। तो अभी राजेश्वरी जो है वो जीवन लाल को और एक ताना देती है कि तुम भी किसी का अपमान ही कर रहे थे। जब खुद का अपमान किसी और से हो रहा है तब तुमको अपमान महसूस होता है, लेकिन तुम किसी का दूसरों का अपमान करते हो तब आपको कुछ नहीं होता। तो ऐसे वो बोलकर उनको जो है ताना मार रही है। जीवन लाल चिक कर, गौरी की माँ, देखो उसको बहुत गुस्सा आ गया है, गुस्से में उसको क्या कहूँ समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो चीख कर चिल्ला कर कहता है गौरी की माँ करके, ठीक है। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे न सुख मिलेगा और न शांति। देखिए यहाँ पे जो है राजेश्वरी ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत सही तरीके से बात की है कि जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, जो तुम दूसरों से एक आशा रखते हो कि तुम्हारी बेटी को इस तरह से वो विदा करना बहुत उसकी विदा होनी चाहिए अथवा उसको अच्छी तरह से उसके ससुराल वाले उसको देखना चाहिए, जिस तरह से तुम आशा रखते हो, जिस तरह से तुम एक्सपेक्ट करते हो, उसी तरह तुम भी किसी दूसरे की बेटी को भी वैसा ही बर्ताव उसके साथ आपका होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि पहले ये जो जीवन लाल है उसने कहा था कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। तो यहाँ से उसको अभी समझ में आ रहा है, यानी राजेश्वरी ताना देकर उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि जब तक बहू को जो है वो बेटी नहीं समझोगे तब तक ना घर में शांति रहेगी ना सुख रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक जीवन लाल को सीख मिल गई है कि जो आप बोओगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने कांटे भरे फूल लगाए तो आपको कांटे में ही फूल मिलेंगे। अगर कुछ अच्छे फूल जिसमें कांटे नहीं है ऐसे फूल आप लगाओगे तो बिना कांटों के आपको फूल मिलेगा। यानी जैसा आप करते हो वैसे ही आपको फल मिलता है। ठीक है। तो यहीं पे यहाँ जो है इस एकांकी द्वारा यही दिखाया गया है कि जैसा आदमी कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जिस तरह से जीवन लाल ने प्रमोद का अपमान करते हुए कमला को नहीं विदा करने की शर्त रखता है, उसी तरह जब उसके ऊपर बीतती है तब उसको एक एहसास होता है, तब उसको समझ में आता है कि हम जैसा कार्य करते हैं वैसे ही हमको फल मिलता है। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। देखिए तो अभी क्या सिचुएशन है वहां पे, क्या एक वातावरण बन चुका है, इसके बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है कि गुस्से के मारे जीवनलाल से कुछ मुंह से फूट नहीं रहा है, उद्गार नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ हाथ मलते हुए इधर उधर टहल रहे हैं। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। तो यहाँ पे जीवनलाल है वो कह रहा है कि मैं उलझ गया हूँ बेटी बहू और बहू बेटी में। तो यहाँ पे राजेश्वरी कहती है कि जब कोई व्यक्ति उसको ये समझ में आएगा कि दूसरों की बहू जो होती है वो एक उसको जो है अपनी बेटी की तरह ही उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो खुद की बेटी है वो भी किसी दूसरों के घर जाने वाली है। तो वहां पे भी उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा अथवा उसको वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बहू और बेटी को दोनों को जो है वो समान अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ समान तरीके से हमको जो है बर्ताव करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे राजेश्वरी कह रही है। जीवनलाल, रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। तो यहाँ पे जीवनलाल जो है वो अपनी पत्नी से कहता है, यानी उसको जो है राजेश्वरी की बातें समझ में आती हैं, तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि तुम ठीक कह रही हो। तभी प्रमोद कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, यानी वो जाने की तैयारी में है। जीवनलाल, ए चौंक कर ए करके उसको उद्गारता है। प्रमोद,
मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूँगा। देखिए, अभी प्रमोद जो है, जाते समय अपने कमला के ससुर जो है, उनको कह रहा है कि अभी मेरा वक़्त गाड़ी का वक़्त हो गया है, अभी मैं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँगा, तब आपके चोट का मरहम जो है, यानी वो जो दहेज का पैसा है, वो लेकर वो आएगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। देखिए, तो यहाँ पे जीवनलाल जो है, वो प्रमोद से कह रहा है कि प्रमोद, तुम मत जाओ, क्योंकि मेरी जो चोट थी उसके ऊपर मरहम ससुराल वालों ने, यानी मेरी बेटी के ससुराल वालों ने वैसा ही बर्ताव करके जो है, मेरे चोट को मरहम उन्होंने लगा दिया है। तुम अभी ऐसा सब कुछ बोल के मुझे लज्जित मत करवाओ, अथवा मुझे छोटा मत महसूस करवाओ, करके वो कहता है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? तो देखिए, जब जीवनलाल को अकल आती है, तब जीवनलाल अपनी जो बीवी है राजेश्वरी, उससे कहता है कि जल्दी जाओ और बहू की विदा करने की तैयारी करो, करके वो कहता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है अंत में कि यह कमला जो है, वो बहुत खुश हो जाती है। रमेश, प्रमोद, ये भी बहुत खुश हो जाते हैं, और जीवनलाल जो है, वो खिड़की की तरफ ताकते रहते हैं, और धीरे धीरे ये जो यवनिका है वो गिरती है, यानी जो पर्दा है, जब नाटक खत्म होता है तब पर्दा गिरता है, तो उसी तरह पर्दा धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, आज के क्लास में हमने ये जो बहू की विदा है, ये पाठ जो है वो खत्म कर दिया है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग जो बचा हुआ है, हिंदी भाषा के विविध रूप में अष्टम सूची करके है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।